नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मेहरिया विनायक क्लासेज श्री माधोपुर के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ाऊंगा और इसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रपति, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में बताए गए हैं उनकी बात हम करने वाले हैं। साथ ही में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संविधान एक ऐसी विषय वस्तु है जिसके बारे में प्रत्येक नागरिक को जानकारी होना आवश्यक है। इसका कारण क्योंकि आपके मौलिक अधिकार कहाँ हैं? भारतीय संविधान में। इसी के साथ आप बात करें तो आप नागरिक हैं भारत के, तो आपकी नागरिकता के अधिकार कहाँ हैं? भारतीय संविधान में। यानी कि हम बात करें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपके अधिकार प्रभावित होते हैं तो भारतीय संविधान से। यानी कि आपको मतदान का अधिकार भी कौन प्रदान करता है? भारतीय संविधान। इसलिए प्रत्येक नागरिक को भारतीय संविधान के संदर्भ में जानकारी होना आवश्यक है। और इसी कड़ी में चलिए, हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी संविधान काफ़ी महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी हमारे प्रावधान होंगे हम उन पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, समय की गरिमा को समझते हुए सीधा टू द पॉइंट भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में बात करने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की कक्षा में आपके भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी सवाल, सभी कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भारत के राष्ट्रपति है कहाँ। तो आपको एक बात याद रखनी है, भारतीय संविधान का भाग 5 है और भाग 5 की जो हेडिंग है वो है संघ। और संघ सरकार के जितने भी अनुच्छेद हैं, यानी कि इस भाग 5 से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। साथ में अब आपको बताऊं, अनुच्छेद 52 से ही भारत के राष्ट्रपति के प्रावधान शुरू होते हैं। तो आज का जो हमारा हेडिंग है वो है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति, हमारे एग्जाम में जो सवाल आते हैं वो सवाल यही आते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जो हमारे अनुच्छेद हैं उनके बारे में भी सीधा सवाल बनता है। तो यहाँ मैं आपको राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को एक ही ट्रिक में याद करवाने वाला हूं। जरा गौर से देखिएगा। ट्रिक क्या है? देखिएगा, पापी पेट ने क्यों कोई शर्त रखी? पापी पेट ने क्यों कोई शर्त रखी? अब देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड पर देखिएगा, पी से बनता है प्रेसिडेंट, ठीक है। इस पी से बनेगा पावर, इस ई से बनेगा इलेक्शन, इस पी से बनेगा प्रोसेस, इस टी से बनेगा टर्म ऑफ ऑफिस, इस ई से बनेगा एलिजिबिलिटी, इसके बाद में इस क्यू से बनेगा क्वालिफिकेशन, इस सी से बनेगा कंडीशन, इस ओ से बनेगा ओथ और इस आई से बनेगा इम्पीचमेंट। और शर्त से शर्तें हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने ये जो ट्रिक लिखी है, पी से मैंने प्रेसिडेंट बनाया।
अब हम इसे हिंदी में लिखेंगे तो देखो प्रेसिडेंट से क्या बनता है, राष्ट्रपति। पावर से हिंदी अनुवाद है शक्ति। इलेक्शन का हिंदी अनुवाद है निर्वाचन। प्रोसेस का हिंदी अनुवाद है प्रक्रिया। और यदि अब आप बात करें टर्म ऑफ ऑफिस का जो है हम बात करें तो इसका होता है कार्यकाल। देखिए इसके बाद में हमने ई से एलिजिबिलिटी यानी कि पुनर्निर्वाचन, ठीक है, क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं, और इसके बाद में हम बात करें कंडीशन, कंडीशन यानी कि जो आपकी है शर्तें, कंडीशंस यानी कि शर्तें, ऑथ यानी कि शपथ, और इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों जरा बोर्ड पर आप देखिएगा, ये सारे के सारे आपका क्रम से भारतीय राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं। देखिए ये अनुच्छेद 52 है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसा अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगे ये कहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में है। अगर हम बात करें टर्म ऑफ ऑफिस तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, ये अनुच्छेद 56 में बताया गया है। इसके बाद में कोई भी राष्ट्रपति क्या वापस पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा, तो इस बात का जो है पुनर्निर्वाचन के लिए जो पात्रता है ये हमारा आर्टिकल 57 में है। इसके बाद में यदि हम बात करें कंडीशन, इसके बाद में हम बात करें क्वालिफिकेशन, योग्यताएं जो हमारी है अनुच्छेद 58 में है। राष्ट्रपति के पद के लिए जो योग्यताओं का उल्लेख है वो अनुच्छेद 58 में है। इसके बाद में मैं आपसे बात करूं सी से कंडीशन शर्तें, तो शर्तें हैं अनुच्छेद 59 में। इसके बाद में अनुच्छेद औथ यानी कि शपथ यानी कि अनुच्छेद 60 में, और महाभियोग प्रक्रिया है अनुच्छेद 61 में। और जो ये शर्त वाला प्रावधान है ये आपका है प्रिय विद्यार्थियों अनुच्छेद 62 में। यानी कि आपके सामने एक ही ट्रिक में राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेद आपको याद होने वाले हैं। आप एक या दो बार इसे दोहराएंगे तो उम्मीद करता हूं आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं। जैसा मैंने आपको सामने अनुच्छेद लिखे हैं उन्हीं को मैं वापस आपको पूरा रिपीट करवा देता हूँ, और साथ में इनमें क्या क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आपको एक ओवरव्यू, जितने भी आपके एग्जाम में सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अनुच्छेद 52 जो आपके सामने लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 प्रावधान करता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, मैं आपके सामने सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूं। तीसरा है कार्यपालिका शक्तियां। इसी के बाद में बात करें अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति की जो है निर्वाचन, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा वो इसी के अंदर बताया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसका उल्लेख है, प्रक्रिया प्रोसेस। इसके बाद में अनुच्छेद 56 में आपके सामने पदावधि या जिसको आप कहते हैं कार्यकाल। इसके बाद में अनुच्छेद 57 में आपके सामने मैंने आपको बताया पुनर्निर्वाचन। ठीक है, बाकी क्या मैं जो है इधर लिख देता हूं। अनुच्छेद 58 योग्यताओं का निर्धारण करता है। अनुच्छेद 59 की यदि हम बात करें तो ये आपके सामने जो है शर्तों का निर्धारण करता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी शर्तें होंगी। अनुच्छेद 60 शपथ का निर्धारण करता है, और अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया का निर्धारण करता है। यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे महाअभियोग प्रक्रिया के नाम से हम जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति को पद को भरने के लिए
समय या हम कहें राष्ट्रपति की जो पद की जो रिक्ति है, रिक्ति को भरने के लिए समय और जो शर्तें हैं उनका उल्लेख है। तो रिक्ति को भरने के लिए क्या शर्त होगी, किस प्रकार से क्या प्रोसेस होगा, ये सारा अनुच्छेद 62 में बताया गया है। अब आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि सर यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं। आपने एग्जाम में अक्सर देखा भी होगा और आपने महसूस भी किया होगा। सबसे पहला और सीधा सवाल आपसे पूछा जाता है, अनुच्छेद दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस अनुच्छेद में है। आपसे अनुच्छेद 56 में क्या उल्लेखित है, इस प्रकार का सवाल बनता है। या आपसे ये पूछ लेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। यानी कि पहला सवाल तो आपका सीधा अनुच्छेदों से बन गया, तो उसका उत्तर देने में आप यहाँ पे सक्षम हैं। दूसरा सवाल जो बनता है, कई बार सुमेलित क्रो के रूप में आपसे यहाँ से सवाल पूछा जाता है। 4 अनुच्छेद होते हैं और 4 राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वे होते हैं और पूछा जाता है इनको सुमेलित करो। तो यहाँ से 2 प्रकार के आपके सवाल बनते हैं और उम्मीद करता हूँ आज के बाद आपके यहाँ से कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने सारे अनुच्छेद एक ही ट्रिक से याद कर लिए हैं। अब बात आती है आगे के सवालों की, यानी कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे के जो सवाल बनते हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। यानी कि अब जो सवाल बनने वाले हैं वो बनेंगे इन अनुच्छेदों के अंदर से। तो एक एक अनुच्छेद के ऊपर हम चर्चा करेंगे, जिससे आपके सभी सवाल भी कवर हो जाएंगे और आपके सभी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सीधा, यदि आपने इसको उतार लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उतारा है तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे मैं आगे इन सभी के बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से चर्चा कर सकूं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है वे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 52 की। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? अनुच्छेद 52 सीधा सा इसी बात का उल्लेख करता है, और सीधी सी एक बात अनुच्छेद 52 में लिखी है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस होगा, यही लिखा हुआ है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जो लाइन मैंने आपके सामने एज इट इज बोर्ड में लिखी हुई है, भारतीय संविधान में हूबहू आपको हिंदी में यही लाइन मिलेगी। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो मैं यहां से आपको एक चीज बता दूं, सिर्फ इतना सा इसके अंदर लिखा हुआ है, और हम इसी अनुच्छेद के आधार पे इससे बहुत सारे हमारे जो हैं निष्कर्ष निकलते हैं। उसको जब भी हम पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे हम नोट के रूप में। नोट का अर्थ मेरी कक्षा में यही होगा कि ये भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है, यानी कि जो अनुच्छेद में लिखा हुआ है वो आपके सामने होगा, वो एज इट इज भारतीय संविधान में इसी प्रकार से लिखा हुआ है। लेकिन यदि मैं कहीं नोट डलाऊं तो इसका मतलब ये है कि ये जो जानकारी है वो सत्य है, लेकिन वो इस अनुच्छेद से संबंधित है, और साथ में ये भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? चलिए, यानी कि यहाँ से हमारे जो सवाल बनते हैं वो आपने बहुत सी बार देखा होगा कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में इस चीज को हम यहाँ पर अनुच्छेद 52 के साथ में साफ साफ पढ़ते हैं। आगे हम देखें, राष्ट्र प्रमुख होगा, राष्ट्र प्रधान होगा, संवैधानिक प्रधान होगा, यानी कि आपके बहुत सारे सवाल यहां से बनते हैं। सभी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं। और मैं आपको एक और यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं, अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का सबसे छोटा अनुच्छेद है। शायद ही आपको पता होगा और आज तक आपने इस बारे में सुना होगा। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
अनुच्छेद 52 में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ से सवाल किस प्रकार का बनता है मैं आपको एक ही बार समझाऊंगा, ताकि आगे के अनुच्छेदों में आपको अपने आप वहाँ पे एनालिसिस करना है और आपको समझना है कि ये सवाल इस प्रकार से बनेगा। क्योंकि मैं एक बार कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा तो आपको लंबे समय तक वो चीज़ याद रहने वाली है। चलिए यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो अगर सवाल बनता है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट होगा। भारतीय संविधान एज इट इज जो बात कही गई है वही आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आप कंपटीशन के दौर में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बात करूं यहाँ पे उत्तर की सटीकता की बात है। यानी कि वर्तमान में एग्जामिनर इस प्रकार के सवाल बना रहे हैं और वहाँ पर सीधा ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में ये विषय वस्तु उल्लेखित है या नहीं। तो है तो केवल एक लाइन उल्लेखित है, यही बात सत्य होगी। हालांकि नीचे के दिए हुए तीनों पॉइंट्स भी सत्य हैं, लेकिन भारतीय संविधान में इनका वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 52 में ये बात नहीं लिखी हुई। क्लियर है? चलिए अब हम आगे बात करेंगे अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 क्या कहता है साहब? अनुच्छेद 53 कहता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। और इसी अनुच्छेद में मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति इन संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के माध्यम से करेगा। तो आपका यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया। अनुच्छेद 53 में ही इसी बात का उल्लेख किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। ये बात भी आपका अनुच्छेद 53 ही कहता है। अब हम बात करते हैं सीधा अनुच्छेद 54 की, यानी कि यहाँ से आपके जो सवाल बनते हैं वो क्लियर हो गया। सवाल क्या बनता है? संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। क्योंकि बहुत सी बार आपके सामने सवाल आता है संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ निहित होती हैं, किसमें होती हैं? राष्ट्रपति में। और आपके सामने वहाँ ऑप्शन में प्रधानमंत्री भी होगा, मंत्री परिषद भी होगी, राष्ट्रपति भी होगा और वहां लिखा जाएगा उपरोक्त सभी। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि वास्तव में इसका उत्तर है क्या। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कंसेप्ट वाइज पढ़ने से चीज़ें सही और सटीक होती हैं और उत्तर भी सही होते हैं। तो हमें पता है संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित हैं? हमारा अनुच्छेद 53 कहता है राष्ट्रपति में, तो उत्तर सही हो गया। इसी के बाद में हम बात करें संघ के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होता है। इस बात का अर्थ ये है कि संघ की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। क्लियर है? और तीनों सेनाओं के प्रमुख या अध्यक्षों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। बिना किसी विलंब के हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, इस निर्वाचन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति भाग लेंगे, तो उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे अब आपके सामने रफ कर देता हूं, क्योंकि हमने, उम्मीद करता हूं आपने ये लिख लिया होगा, एक एक अनुच्छेद की बात हम आगे करने वाले हैं। अब देखिए निर्वाचन मंडल आपके सामने क्लियर है। पहला तो होगा संसद के, याद रखिएगा, संसद के निर्वाचित सदस्य। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा, ये याद रखना। कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकता है, ये दोनों बात एक ही है। संसद के निर्वाचित सदस्य 1 नंबर। 2 नंबर, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
साथ में मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां पे पॉइंट नंबर 3 में आपको यहां पर एक चीज याद रखनी है, दिल्ली व पुडुचेरी और वर्तमान में आपका जो है जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेशों के की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य अब आपके सामने जो चीज़ है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहां पर किसकी बात कर रहा है, निर्वाचित सदस्य, किसके, संसद की। संसद के कितने सदन होते हैं, 2। कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। यानी कि राज्यसभा के भी सभी निर्वाचित सांसद और लोकसभा के भी सभी निर्वाचित सांसद। यहां पर मनोनीत शब्द का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रिय विद्यार्थियों बड़े ध्यान से सुनिएगा। आगे हम बात करें राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेंगे और राज्य की विधान परिषद के सभी सदस्य भाग नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ किसका उल्लेख किया गया है, यहाँ उल्लेख किया गया है विधानसभाओं का। यानी कि किसी राज्य में यदि विधान परिषद है तो वहाँ की विधान परिषद की हम बात करें, उसके जो सदस्य हैं वे भाग नहीं लेंगे। क्लियर है। आगे हम बात करें दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर, 3 ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ पर क्या हैं, विधानसभाएं वर्तमान में विद्यमान है। तो इनके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यानी कि संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेशों की जो हम बात करें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। उम्मीद करता हूं आपका यहां से सवाल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आपके यहां से जो सवाल बनता है वो ये बनता है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। और आपके सामने आखिरी ऑप्शन में होता है राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उम्मीद करता हूं यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। समय की गरिमा को समझते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आगे जो अनुच्छेद हम बात करें 55 की। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, निर्वाचन की प्रक्रिया। यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होगा वो किस हिसाब से होगा। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसकी जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मत प्रणाली। मेरे प्रिय विद्यार्थियों बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, गुप्त मत प्रणाली। यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो गुप्त मत प्रणाली है उसके अनुसार होता है। यदि आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, सुनना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली द्वारा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मत प्रणाली द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जहां पर गुप्त है वही आंसर राइट है, और यदि गुप्त नहीं होता है तो आपके सामने एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व मत प्रणाली ये पूरा राइट होगा। आप गुप्त को हटा सकते हैं। लेकिन कई बार एग्जामिनर स्मार्ट वर्क करके आपसे इसी प्रकार का सवाल पूछता है और आपको यहां पर उलझा देता है। आपने पढ़ा है, आपको याद भी है, लेकिन आप एग्जाम के प्रेशर की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में एग्जैक्ट आंसर क्या है। तीनों ही आंसर आपको सही लगते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम के दौरान नहीं करनी है। चलिए
अब यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं, जैसा कि इसी के अंदर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें 2071 की जनगणना 1971 है, माफ कीजिएगा, 1971 की जनगणना के आंकड़े प्रयोग में लिए जाएंगे और ये कब तक लिए जाएंगे? 2026 तक इन्हीं जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी जनगणना के आंकड़े काम में लिए जाते हैं? 1971 की, और कब तक लिए जाएंगे? 2026 तक। यानी कि 2026 के बाद में जो नई जनगणना के आंकड़े आएंगे उनके अनुसार राष्ट्रपति का जो होगा निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा, या राष्ट्रपति के चुनाव में 2031 की जनसंख्या के आंकड़े काम में लिए जा सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपने कुछ चीज़ें और सुनी होगी, इसके लिए मैं आपका ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको रफ कर देता हूँ। फटाफट से आप इसको पॉज करके क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसी अनुच्छेद से संबंधित जो बात है उसको मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं। यहाँ पर हमारे जो अन्य सवाल बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से बनते हैं, यानी कि ये नोट डाल के मैं आपको क्लियर कर दूं। भारतीय संविधान में आगे जो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ वो कहीं नहीं लिखी हुई है। इसके लिए राष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 बनाया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, यानी कि संसद ने एक कानून बना रखा है, उसके तहत इन चीज़ों का प्रावधान किया गया है। किन चीज़ों का प्रावधान किया गया है देखिएगा, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए और उसके पास 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये कौन होंगे? ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में से कोई भी सदस्य हो सकते हैं। अभी हमने राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल पढ़ा था, संसद सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघ शासित प्रदेश के विधानसभाओं के निर्वाचित, उनमें से कोई भी 50 हो सकते हैं। इसके बाद में जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जाता है तो उस समय जब फॉर्म भरता है तो कितने हज़ार रुपये उसके लिए? 15,000 रुपये उसके लिए जो है जमानत राशि जमा करवाई जाती है। ठीक है, 15,000 रुपये जमानत राशि का निर्धारण किया गया है। और मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ भी बता दूँ, ये सारा निर्धारण नवीनतम 1997 में किया गया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले प्रस्तावक और अनुमोदक और जमानत राशि कम थी। चलिए ठीक है, यानी कि 15,000 जो आरबीआई राशि, जमानत राशि कहाँ जमा होगी? ये जमा होगी आरबीआई में। कहाँ जमा होगी? आरबीआई में। और यदि कोई भी राष्ट्रपति, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, वो यहाँ पर यदि एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप यहाँ से, वैध मतों का यदि 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है, 1/6 मत प्राप्त नहीं करने पर उसकी जो जमानत राशि है 15,000 रुपये, ये क्या कर ली जाएगी? ये जब्त कर ली जाएगी। तो आपको यहाँ पर ये विशेषतः ध्यान रखना है, इन चीज़ों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, बाद में इनके लिए अलग से कानून बनाया गया है, ना ही संविधान में संशोधन किया गया है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ राइटर्स, कुछ किताबें इस प्रकार से प्रेजेंट करती हैं कि हम उन्हें पढ़ते हैं, लेकिन कई बार जो हमें गाइडें हैं वो मिसगाइड कर जाती हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सही और सटीक जानकारी होना आवश्यक है। यदि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम हमें क्रैक करना है, तो हमारे पास सही और सटीक मार्गदर्शन और सही और सटीक अध्ययन सामग्री होना आवश्यक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी को लेकर अनुच्छेद 55 हमारा कंप्लीट हो गया है। ओवरव्यू के हिसाब से आपके जो सवाल बनते हैं उनको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। साथ में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी हैं जिनकी चर्चा हम जब विस्तृत रूप से भारतीय संविधान पढ़ेंगे उस समय करेंगे। यानी कि संसद सदस्यों का मत मूल्य आपने काफ़ी सारी किताबों में पढ़ा होगा, राज्य विधानसभाओं का मत मूल्य सर्वाधिक किसका है, यूपी का न्यूनतम किसका है, हम बात करें सिक्किम का, राजस्थान का कितना है 129, तमाम बातें हैं, हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जैक्ट इज
ओवरव्यू के हिसाब से हमारे जो सवाल बनते हैं पहले उन सभी को क्लियर कर लेते हैं। चलिए इसके बाद में हम बात करें आपका अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति की पदावधि, जिसको हम कहते हैं कार्यकाल की बात करता है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष होगा। यानी कि जिस तारीख को भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है और अपना पद धारण करता है, उस तारीख से लेकर पूरे 5 साल के लिए उसे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। चलिए इसी के अंदर हम बात करें तो हमारा जो राष्ट्रपति है वे अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति जो त्याग पत्र हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना, किसकी सूचना? त्याग पत्र की सूचना किसे देते हैं? ये देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। ये भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है प्रिय विद्यार्थियों, बड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत प्रभाव से किसको देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को, क्योंकि राज्यसभा के सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ यदि आपने थोड़ा पॉलिटी पढ़ रखी है, भारतीय संविधान पढ़ रखा है, तो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके बाद में इसी अनुच्छेद में जो पॉइंट नंबर बी है उसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। हटा सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे केवल इतनी ही बात लिखी गई है। महाभियोग की पूरी प्रक्रिया का वर्णन, पूरा प्रोसेस कहां पर है? अनुच्छेद 61 में है। यानी कि महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन तो कहां है? ये खुद ही तो कह रहा, अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 56। लेकिन हमसे पूछा, देखो दोस्तों यहां काफी कंफ्यूजन है। आप थोड़ा, यदि आपने गौर नहीं किया तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में वर्णित महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? तो 99% आप लोगों में से जो विद्यार्थी हैं वो अनुच्छेद 61 करके आएंगे, मुझे पता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 56। ध्यान दीजिएगा, संविधान शब्दों का खेल है। शब्दावली और अर्थ जिसे पता है वो संविधान के सवाल हमेशा सही करके आता है, और जिसे ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं अक्सर आपको उनके मुंह से ये सुनने को मिलेगा, यार संविधान मुझे समझ में नहीं आता है। तो चलिए, इसीलिए तो आपकी कक्षाएं लगाई जा रही हैं। आगे हम बात करें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो यहां पर एक और चीज का उल्लेख है। राष्ट्रपति तब तक अपना पद धारण करेगा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक नवीन निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेते। यानी कि राष्ट्रपति यदि उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा भी हो गया तो भी वो अपना पद नहीं छोड़ेगा जब तक नया राष्ट्रपति उस पद पर बैठने के लिए निर्वाचित नहीं हो गया हो। यानी कि दूसरा राष्ट्रपति रेडी हो कि साहब मैं पद संभालने के लिए रेडी हूं, तभी वो पद छोड़ेगा। अन्यथा भारतीय संविधान में इस बात का भी प्रावधान किया गया है, भले ही कार्यकाल पूरा हो गया हो
लेकिन राष्ट्रपति तब तक अपना पद नहीं छोड़ेगा जब तक उसका जो उत्तराधिकारी है, जो नया निर्वाचित राष्ट्रपति है, वो अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपके सभी कंसेप्ट यहां से क्लियर हो रहे होंगे। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ सकें। जल्दी कीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पॉज करके आप फटाफट से यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? जैसा कि आपने पढ़ा, अनुच्छेद 57 क्वालिफिकेशन की बात, अनुच्छेद 57 पहले बात करता है पुनर्निर्वाचन की। तो यहां तो एक बात लिखी गई है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में पुनर्निर्वाचन के लिए कोई पात्रता का विशेष उल्लेख नहीं किया गया। यहां सिर्फ इतना लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति पहले राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुका हो या रहा हो, वो व्यक्ति भारतीय संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। यानी कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो योग्यताएं हैं, जो निर्धारण हैं, उनकी जो पूर्ति करेगा, वही व्यक्ति क्या होगा? राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। यानी कि पुनर्निर्वाचन के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं है और ना ही हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन है कि कोई व्यक्ति एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा। कोई व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में प्रावधान है कि वहां का जो राष्ट्रपति है वो अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। चलिए अब सीधा बात करते हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 बात करता है राष्ट्रपति की योग्यताओं की। अब यदि हम बात करें योग्यताएं क्या क्या होंगी, तो सबसे पहली चीज तो होगी वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 चीज, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, आगे बात करें नंबर 3 चीज, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और यदि हम अंतिम बात करें नंबर 4, तो वह लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। वह लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में कहीं भी लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यदि मैं सामान्य रूप से बताऊं तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, इन सभी को लाभ के पद की श्रेणी से बाहर रखा गया है और ये बात भारतीय संविधान में लिखी गई है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाभ के पद को भी हम काफ़ी विस्तृत रूप से समझने वाले हैं जब हम भारत के राष्ट्रपति की विस्तृत रूप से जब हम पढ़ेंगे उस समय। लेकिन हम अभी मुख्य प्रावधानों में यदि हम बात करें तो आपके सामने आपको ये 4 चीज़ें अनुच्छेद 58 में याद रखनी है। चारों बातें संविधान में लिखी हुई हैं। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमसे जो एग्जामिनर पूछता वो ये, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष, ठीक है, ना कि 25 वर्ष। अब आपके सामने ये भी है लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य तो कोई भी व्यक्ति 25 वर्ष की आयु में बन सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के लिए आयु सीमा 35 वर्ष ही है, ठीक है, और साथ में लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो अन्य क्वालिफिकेशंस होती हैं वे सभी एक राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपके यहाँ से सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ से टू द पॉइंट सीधे सवाल बनते हैं। और यहाँ से मेन जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि अनुच्छेद 58 में निम्न में से कौन सा कथन नहीं लिखा हुआ या राष्ट्रपति की योग्यताओं में निम्न में से अनुच्छेद 58 के अंतर्गत शामिल नहीं होती है। इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे अनुच्छेद 59। अब अनुच्छेद 59 क्या कहता है? अनुच्छेद 59 बात करता है शर्तों की। हमने बात की थी कंडीशंस, यानी कि शर्तें। अब शर्तें कौन सी हैं साहब, देख लीजिए। आर्टिकल 59
शर्तों की यदि हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो जरा बोर्ड पे देखिएगा। पहली शर्त क्या है, देखो यहां पर मुख्य रूप से आपको मैं बताऊं जो बातें हैं। पहली बात तो वो ये है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य है, यदि कोई व्यक्ति किसका सदस्य है, संसद का सदस्य है या राज्य विधानमंडल का सदस्य है, इन दोनों में से वो किसी का भी सदस्य हो सकता है, और वह राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया। क्या निर्वाचित हो गया? राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब राष्ट्रपति के रूप में जब निर्वाचित होने के बाद में जब वह राष्ट्रपति का पद धारण करेगा, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद वो क्या करेगा? पद धारण करेगा। अब जिस तिथि को वह पद धारण करेगा उस तिथि से उसका संसद सदस्य और विधानमंडल की जो सदस्यता है वह अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मान लो किसी व्यक्ति ने इस्तीफा नहीं दिया, हमारे कोई भी लोकसभा के कोई सांसद हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। अब उन्होंने जिस तिथि को राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली और अपना पद धारण किया, उस तारीख से उनकी लोकसभा की सदस्यता अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसके लिए किसी चीज़ का कोई विशेष प्रावधान नहीं है और इसके आधार पर हम उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद में जो दूसरी चीज़ है, राष्ट्रपति को जितने भी उनके निवास, हम कहें आवास, उनको जो मिलता है, उनका निवास है, उनके जो भत्ते हैं, उनके जो विशेषाधिकार हैं, ये निवास आवास वगैरह सब क्या होते हैं? एक तो ये फ्री होते हैं। नंबर 2 चीज इसी के अंदर मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार, जो शक्तियां हैं, वे सभी प्राप्त होंगी। साथ में इनके भत्तों और वेतन का निर्धारण भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को यदि हम वेतन की बात करें तो 5 लाख रुपए भारत के राष्ट्रपति को वेतन प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कितना होता है? 5 लाख। चलिए, समय की गरिमा को समझते हुए हम तुरंत प्रभाव से अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो जो हमारा तीसरा प्रावधान है, या आप इसको कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें यहाँ पे वेतन की बात होगी। चलिए, यहाँ पे एक मुख्य बात इस बात को बताया गया है कि राष्ट्रपति के वेतन में किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कौन सा कहता है? पॉइंट नंबर 4 कहता है प्रिय विद्यार्थियों। यानी कि राष्ट्रपति का जो पेमेंट होगा, जो वेतन होगा, राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। यदि एक बार आपने बढ़ा दिया तो मतलब बढ़ा दिया, दैट्स इट। उसके पद पर रहते हुए उसके वेतन में आप अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी कि जिससे उसको प्रॉफिट ना हो ऐसा काम आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, कितनी अच्छी चीज है। हमारे साथ भी ऐसा हो तो मजा आ जाए। चलिए आगे तीसरे में जो बात की गई है वो यही की गई है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। लाभ का पद धारण नहीं करेगा। याद रखिएगा, 2 चीजें हैं, नहीं करेगा तब तो कहां होगा? 59(3), और नहीं होना चाहिए तब अनुच्छेद 58। मैंने पहले भी कहा है, मेरी कक्षा में कंसेप्ट से चीजें पढ़नी है और सवाल सही करना जरूरी है। आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा यदि आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो। अनुच्छेद 58 में लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और अनुच्छेद 59 कहता है लाभ का पद धारण नहीं करेगा। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब हम बात करें आपके सामने सीधा अनुच्छेद 60, और अनुच्छेद 60 बात करता है शपथ का प्रावधान। और शपथ कौन दिलाएगा? यानी कि जो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। अन्य उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, देखो उच्च और उच्चतम, उच्च का मतलब हाई कोर्ट होगा और उच्चतम का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है। हिंदी में कई बार शब्द आते हैं और अगर आपको पूर्ण जानकारी नहीं हो तो यहां से गलती होने की संभावना रहती है, लेकिन हम गलती करने ही नहीं वाले क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे हम बात करें
अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 61 की। अनुच्छेद 61 की यदि हम बात करें तो हम बात करेंगे महाभियोग प्रक्रिया। अब आपके सामने महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख होगा और महाभियोग प्रक्रिया किस बात का प्रावधान करती है, महाभियोग प्रक्रिया क्या कहती है, चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन कहां है, अनुच्छेद 61 में। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए किया गया है, अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए भारतीय संविधान में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया का हम अनुसरण करते हैं, ना कि महाभियोग। महाभियोग ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंसेप्ट क्लियर है, याद रखिएगा, क्योंकि यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें एग्जाम में मार्क्स दिलाती हैं और इन्हीं के दम पर हम सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, दर्द वही समझता है जिसका एग्जाम में सिलेक्शन होने से पॉइंटों में चूक जाता है। तो ये गलतियां हमें उन्हें नहीं दोहरानी है और जो नए विद्यार्थी हैं उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। चलिए, तो महाभियोग प्रक्रिया, सबसे पहले चीज तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह सवाल पूछा जा चुका है। अब क्या पूछा जाएगा, महाभियोग प्रक्रिया है न्यायिक कल्प प्रक्रिया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, न्यायिक कल्प प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है या न्यायिक कल्प प्रक्रिया है, यह आपको आसानी से एक ही बात है, एक ही चीज है, ज्यादा उलझना नहीं है। हमें यहां से सीधा इतना याद रखना है कि महाभियोग प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल सही है। यदि ये नहीं है तो क्या होगा, न्यायिक कल्प प्रक्रिया है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है तो इसके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। चलिए, महाभियोग किसके विरुद्ध लाया, महाभियोग है क्या, तो याद रखना, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक है, इसी के बाद हम बात करें, अब राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया कहां प्रारंभ की जाएगी, तो महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है संसद में। कौन प्रारंभ करेगा, कोई सा भी सदन कर सकता है, या मतलब प्रारंभ कहां करेगा, संसद में प्रारंभ की जाएगी। कौन करेगा, संसद का कोई भी सदन। किस प्रकार से प्रारंभ की जाएगी, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कम से कम उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य संकल्प प्रस्ताव, हस्ताक्षर युक्त संकल्प प्रस्ताव उस सदन में पेश करेंगे कि साहब हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। जब 1/4 सदस्य इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर आएंगे तो वो जिस सदन के सदस्य हैं उसमें लेकर आएंगे, यानी कि संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा लोकसभा में, दोनों में हम कहें महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। होगी कब, उसके लिए न्यूनतम योग्यता 1/4 सदस्य उस जिस सदन में लाया जा रहा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य इस बात से सहमत होने चाहिए। वो साइन करके देंगे कि साहब हम ये संकल्प प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्रक्रिया है 1/4 सदस्य साइन करके जब अध्यक्ष महोदय को देंगे, तब उस सदन के अध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति को सूचना देंगे, यानी कि सूचना किसको देनी है, राष्ट्रपति को। कितने दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले। यानी कि जब ये संकल्प प्रस्ताव सदन में पेश किया जाएगा उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को उसकी सूचना दी जाएगी, उसके बाद में ये सदन में पेश होगा, इस पर चर्चा होगी। ठीक है, अब 14 दिन पहले दे दिया साहब, इसके बाद में ये प्रस्ताव आएगा एक सदन में, ये प्रस्ताव पहले सदन में जब ये पारित होगा, यानी कि प्रथम सदन जिसमें पेश किया गया उसको हम कहेंगे प्रथम सदन।
प्रथम सदन में ये पारित होगा। पारित कैसे होगा? कुल सदस्य, हम कहें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा, यानी कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा यदि हम बात करें तो ये जो है प्रस्ताव पारित होगा। अब ये प्रस्ताव कहां जाएगा? द्वितीय सदन में। अब जो राष्ट्रपति पर आरोप लगाए गए हैं, यानी कि राष्ट्रपति को जो पद से हटाने के लिए जो आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों की जांच कौन करेगा? तो उन आरोपों की जांच भी कौन सा सदन करेगा? द्वितीय सदन करेगा। यानी कि द्वितीय सदन के पास ये जब प्रस्ताव आएगा तो ये क्या करेगा? ये करेगा आरोपों की जांच। और जब ये आरोपों की जांच पूरी कर लेगा उसके बाद में भी ये 2/3 बहुमत से ये भी इसे पारित कर देगा, तब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसी प्रक्रिया में राष्ट्रपति अपना पक्ष रखने के लिए खुद संसद के समक्ष उपस्थित हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में, या अपना कोई प्रतिनिधि यहाँ भेज सकता है अपना पक्ष रखने के लिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिय विद्यार्थियों, एक और सवाल यहाँ से जो हमने छूट गया हमसे, वो यही है कि राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है? आधार होगा संविधान का उल्लंघन, जिसको हम कहते हैं संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर। यानी कि केवल इसी आधार पर भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, उसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। अन्य ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो भारत के खिलाफ, जो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया को प्रारंभ करने की इजाजत देता हो। केवल संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर ही राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं यहां पे आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अब इस पूरी प्रक्रिया में भाग कौन लेगा, यानी कि जब यहां पर ये मत पड़ेंगे, मतदान कौन करेगा? तो मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मतदान संसद के सभी सदस्य करेंगे, या संसद की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? संसद के सभी सदस्य। यानी कि यहां पे निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित प्लस मनोनीत। और यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात आए तो केवल निर्वाचित, और हटाने की बात आएगी तो दोनों। यानी कि जब राज्यसभा में इस पर मतदान होगा तो राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य मतदान करेंगे, और लोकसभा में होगा तो लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इस पर मतदान करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 62 की। मैं आपको वैसे ही बता देता हूं अनुच्छेद 62 में क्या लिखा हुआ है। देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 62 में यदि किसी आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में उस पद को भरने की जो समय अवधि है वो क्या होगी, और उस पद पर जो व्यक्ति कार्य करेगा वो कितने समय तक कार्य करेगा। दोनों चीजों का उल्लेख है। पहली चीज, राष्ट्रपति का पद किसी भी कंडीशन में खाली हुआ हो, उसे यथाशीघ्र 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए। यानी कि जितना जल्दी हो सके चुनाव प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया आप शुरू करवा दो और 6 महीने के अंदर भर लिया जाएगा। और जो दूसरा व्यक्ति, जो यानी कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति उस समय उस अवधि के दौरान काम करेगा, वो भी अधिकतम 6 महीने तक इस पद पर कार्य कर सकता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं यहां से आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ में आपको मैं जाते जाते एक और बेहतरीन ट्रिक बता जाता हूं, याद रखेंगे आप भी। देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद 72। 72 क्या है? हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? बेहतर लिख लो आप, बेहतर कर लो, बेहतर है। यानी कि अनुच्छेद 72, बेहतर से बेहतर क्या होता है? बेहतर कार्य क्या है आपकी और हमारी नजर में? बेहतर कार्य क्या है? सबसे बेहतर कार्य होता है समाधान करना। आप किसी भी व्यक्ति को यदि उसकी किए गए गलतियों के कारण उसे माफ कर देते हैं तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता।
तो यानी कि जो राष्ट्रपति के समाधान की जो शक्तियां हैं वो कहाँ है? अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां कहाँ हैं? अनुच्छेद 72 में है प्रिय विद्यार्थियों। तो 72 से क्या होगा? 72 कार्य। और 72 कार्य क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? समाधान करना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको आज की कक्षा काफी पसंद आई होगी। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको हमारा कंटेंट और अध्ययन सामग्री पसंद आती है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ में प्रिय विद्यार्थियों कमेंट अवश्य कीजिएगा। साथ में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपके पास सीधे प्राप्त होंगे, अर्थात आपको उन सभी का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय विद्यार्थियों।